Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. So today we are going to study the foreign exchange rate. Very important concept for your ISC term 2 for 21-22 syllabus. So this lecture is strictly according to term 2. Okay, 21-22 syllabus. So I will be explaining you very important topics in this which is going to come for your exam particularly. राइट तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है बेसिकली आपका कि जब वो रेट जिस पे हम बेसिकली ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्री के साथ. तो अगर आज की डेट में इंडिया को ट्रेड करना है किसी भी कंट्री के साथ, लेट सपोज यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो हमें चाहिए भैया यूएस डॉलर्स. राइट, तो जिस रेट पे बेसिकली हम ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीज़ के साथ, डॉलर्स के साथ, उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट. लेट सपोज $1 की वैल्यू ₹50 है, मान लेते हैं अभी 70 के आसपास चल रही होगी, तो मान लेते हैं कि $1 की ₹50 है. तो हमने क्या किया, डॉलर्स को बेसिकली रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्लियर हो गया. तो मतलब जो हमारी जो डॉलर, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, व्हेन वी कन्वर्ट इनटू इन द रिस्पेक्ट ऑफ डॉलर्स, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो आपको ये यहाँ से जो आपके सिलेबस में यहाँ से है बेसिकली इसके टाइप्स पढ़ने हैं आपको. और टाइप्स में भी आपको फिक्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है. तो ये सारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है. एक्सचेंज रेट क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. सो ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तो लेट्स गो टू द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड स्टडी द टॉपिक. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है. देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब होता है कि आपकी जो रुपीज़ की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो चेंज होती रहेगी. लेट सपोज $1 की वैल्यू रुपीज़ क्या है 50 है. ठीक है, आज तो हो सकता है कल $1 की वैल्यू ₹52 हो जाए, और हो सकता है $1 की वैल्यू उसके बाद 49 हो जाए. तो इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. कि मतलब जब आपकी करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, लेकिन जो फिक्स्ड था, जो हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा, उसमें फिक्स होती थी. मान लीजिए $1 की अगर ₹50 की वैल्यू है तो 50 ही रहती थी. तो हर कोई क्या करती थी, हर कोई इकोनॉमी का जो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता था, कोई भी कंट्री का जो उनका सेंट्रल बैंक होता था, वो फिक्स कर देता था कि भैया हम $1 के बदले हम इतने ही आपको अपनी करेंसी के देंगे, इतने ही रुपीज़ देंगे, या कोई भी इनकी करेंसी हो, तो उसे बोलते थे फिक्स्ड. तो वो कई कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करती थी, या उन्हें बड़ा अजीब लगता था, या उन्हें फेयर नहीं लगता था ये कि भैया ये फेयर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग है उनकी डोमेस्टिक करेंसी से. राइट, सो दैट्स वाई ट्रेड होने में थोड़ी बड़ी मुश्किलें आती थी. इसलिए अब क्या है, एवरीवेयर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो बेसिकली आपकी जो करेंसी है, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर हाउ स्ट्रॉन्ग योर इकोनॉमी इज, व्हाट इज़ द मार्केट सिचुएशन. ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस होगी, डेफिनेटली होगी, और वो डिपेंड करेगा क्या हमारी मार्केट कंडीशंस है. ठीक है, और हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है. क्लियर हो गया. ठीक है, तो नाउ वी आर ओनली फॉलोइंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ठीक है, इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट फ्री टू बी determined इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आपको ध्यान रखना है कि मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होती है, और ऑलरेडी मैंने बता दिया, दैट इज लेफ्ट टू फ्री डिटरमाइन. ठीक है, मतलब वो फ्रीली डिटरमाइन होती है. ओके, दैट इज़ फ्रीली डिटरमाइंड, मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी है, या वहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. मीन्स एक तरह के आपको एक ध्यान रखना है कि इट इज़ अ सिस्टम इन विच a domestic currency fluctuate against the foreign currency. So very simple, in the flexible exchange rate is left freely to determine in the foreign exchange market. ठीक है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब जो भी हमारी इकोनॉमी में दो फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होगी, एक्सचेंज रेट सेट होगी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. क्लियर. ठीक है, सो इन द सिस्टम the central bank allows the exchange rate to adjust to adequate the demand and supply of the foreign exchange. So flexible exchange rate is also known as floating exchange rate. ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग भी बोलते हैं, बिकॉज ये फ्लोट होती रहती है. आज ₹50 चल रही है $1 की वैल्यू, तो हो सकता है $1 की वैल्यू कल ₹55 हो जाए. ठीक है, हो सकता है ₹70 हो जाए. तो इट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं और हमारी कितनी सप्लाई हो रही है बाहर बेसिकली. ठीक है, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर. ओके, नाउ विल गो फर्दर. सो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अब आप ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो तरह की होती हैं. एक होती है बेसिकली आप कह सकते हो जो फ्लेक्सिबल है जिसे फ्लोटिंग भी बोला जाता है, ये भी दो तरह की हो सकती हैं. एक होती है क्लीन, एक होती है डर्टी. ठीक है, ये बहुत नाम तो आपको थोड़े अजीब लगेंगे. एंड डर्टी जो होता है इसे मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं.
ठीक है, डर्टी को मैनेज्ड फ्लोटिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका आता है कि व्हाट इज अ डर्टी फ्लोटिंग, सो इट इज़ नथिंग बट सिंपली अ मैनेज फ्लोटिंग, जिसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा अभी। और एक होती है क्लीन, ठीक है, क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है बिल्कुल फ्रीली ही, टोटली फ्रीली, मतलब आपकी फ्लक्चुएट होती है करेंसी, मतलब आपका गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, मतलब टोटली आपकी फ्रीली, आपकी अकॉर्डिंग टू डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से हमारी एक्सचेंज रेट क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए $1 की वैल्यू आज ₹70 चल रही है, तो $1 की वैल्यू हो सकता है फिर 75 हो जाए, 80 हो जाए, तो मतलब बिल्कुल ही क्लीनली फ्लक्चुएट करेगी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आरबीआई कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। इवन अगर $1 की वैल्यू 100 भी हो जाएगी ना, 100 रुपीज़, तब भी क्या होगा, आरबीआई का करेगा, लेट सपोज जो है एक लिमिट नहीं लगाएगा, एक मतलब आप कह सकते हो कि इट विल नॉट सेट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डॉलर्स, इन द टर्म्स ऑफ डॉलर्स, हमारे जो रुपीज़ की जो एक्सचेंज रेट है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। ठीक है, उसे बोलते हैं क्लीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इंडिया क्लीन फ्लोटिंग क्या करता है, फॉलो करता है? नहीं, इंडिया फॉलोज द मैनेज्ड फ्लोटिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी फ्लोटिंग। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग इसे क्यों बोला जाता है, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आज $1 की वैल्यू ₹70 है, ठीक है, तो कल $1 की वैल्यू रुपीज़ मान लीजिए 75 हो गई। अब आरबीआई को लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आरबीआई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। आरबीआई कहेगा मैं एक अपर लिमिट सेट कर रहा हूँ 78 के ऊपर, हमारी करेंसी, हम अपनी करेंसी को वीक नहीं होने देंगे, हम इससे, हमारी जो करेंसी है इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ आरबीआई एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहा है, बेसिकली एक लोअर लिमिट सेट कर देता है और एक अपर लिमिट सेट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शंस बना देता है कि इसके, इन दोनों के बीच ही हमारी क्या होगी, करेंसी जो है हमारी फ्लोट होगी। लेट सपोज यहाँ पे हमने 80 कर दिया, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, और यहाँ पे हमने 40 कर दिया, कि हमारी जो करेंसी है इसके बीच ही फ्लोट करेगी। तो एक लिमिट सेट कर देता है, रिस्ट्रिक्शन सेट कर देता है, इसलिए इसको दूसरी जो कंट्रीज है वो डर्टी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लक्चुएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड डिमांड सप्लाई। लेकिन आरबीआई को पता है कि हमें अपना इकोनॉमी भी देखनी है, हमें अपने भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देता है, वो एक लिमिट सेट कर देता है, उसे बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, सो मैनेज्ड फ्लोटिंग और द डर्टी फ्लोटिंग इन दिस सिस्टम ऑफ क्लीन फ्लोटिंग, पहले क्लीन सिस्टम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल बैंक स्टैंड असाइड कंप्लीटली एंड अलाउ एक्सचेंज रेट टू बी फ्रीली डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्लीन फ्लोटिंग में आरबीआई जो होता है या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है, वो असाइड हो जाता है बिल्कुल। ओके, दैट इज टोटली असाइड एंड अलाउज द एक्सचेंज रेट टू मूव फ्रीली और टू बी डिटरमाइंड फ्रीली इन द मार्केट। वहीं बात करें हम मैनेज फ्लोटिंग की, सो अंडर द मैनेज फ्लोटिंग और द डर्टी फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, ध्यान रखना, टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज इन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। तो आप ध्यान रखना कि मैनेज फ्लोटिंग में आरबीआई का इन्फ्लुएंस रहता है, या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक का इन्फ्लुएंस रहता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये होती है मैनेज फ्लोटिंग। वेरस जो क्लीन फ्लोटिंग होती है उसमें आरबीआई का या किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई भी रोल नहीं होता है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखा जाए तो हमारी कंट्री के लिए मैनेज फ्लोटिंग ज़्यादा बेटर है, सिंस आर इकोनॉमी इट्स, और हमारे कई बार इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो उस कंडीशन में हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ सकती है, इसलिए हमारी जो कंट्री के लिए ज़्यादा फिजिबल दैट इज़ अ मैनेज फ्लोटिंग, और वही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब एक है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, दैट्स इट, तो वही हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछली बार भी बताया था। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। आपको डेफिनेशन तो देखो ऐसे एज इट इज़ रटनी पड़ेगी, लेकिन आपको मैं इजी टर्म्स में समझा देता हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारी करेंसी फॉल करती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ठीक है, मान लीजिए $1 की वैल्यू है ₹70, ठीक है, फिर हो गई मान लीजिए 75, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो रुपया है वो सस्ता होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। मतलब पहले आप $1 में ₹70 की वैल्यू खरीद सकते थे, लेकिन अब $1 में 75 की खरीद सकते हो, फिर हो सकता है $1 की ₹80 की खरीद सकते हो। तो हमारा ये होता है डेप्रिसिएशन, मतलब हमारी करेंसी जो होती है वीक होती रहती है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है, हमारी करेंसी का डेप्रिशिएट होना, मतलब हमारी करेंसी वीक होती जाती है। देख लीजिए फॉर एग्जांपल
Suppose $1 is used for exchange rupees 55, but now it's exchanged for rupees 60 in the foreign exchange market. So this means that Indian rupees has become less expensive in the terms of American dollar. ठीक है, so this is called the depreciation. Clear हो गया? अब है बिल्कुल इसका उल्टा है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए $1 की वैल्यू है ₹55, अब है $1 की वैल्यू ₹50। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग हो गई है। फिर मान लीजिए $1 की वैल्यू है ₹45। ठीक है, तो यहाँ हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग होती जा रही है अगेंस्ट द डॉलर। क्लियर, उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा ये फ्री मार्केट वैल्यू है। मैं अब इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री मार्केट क्या होता है। ठीक है, आपको अगले टॉपिक से समझ आ जाएगा यहाँ पे फ्री मार्केट का मतलब क्या है। क्लियर, ठीक है। और नेक्स्ट है दैट इज द आपका डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना फ्री मार्केट नहीं मिलेगा, यहाँ पे फ्री मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। फ्री मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है डेप्रिसिएशन में और एप्रिसिएशन में। क्योंकि डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, हम इन केस ऑफ इंडिया वो आरबीआई है, जानबूझ के इंडिया की करेंसी की वैल्यू नीचे कर देता है। मान लीजिए $1 की वैल्यू ₹50 थी, अब जानबूझ के वो कहेगा कि $1 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं ₹55 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब जानबूझ के ये चीज की जाती है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में ऐसा नहीं था। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या थी, ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, ड्यू टू द फ्री मार्केट, वहां फ्री मार्केट था। ठीक है, फ्री मार्केट की वजह से जो भी हमारी जो वैल्यू है हमारी करेंसी की अगर कम हो रही है तो दैट इज अ डेप्रिसिएशन, और अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है मतलब हमारी करेंसी जो है स्ट्रांग हो रही है इन द टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो होती थी एप्रिसिएशन। लेकिन जब डीवैल्यूएशन का मतलब देखो, डी मतलब कम होना, और कम क्यों हो रही है, सेंट्रल बैंक उसे खुद कम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में सेंट्रल बैंक का कोई मतलब नहीं था, वो फ्री मार्केट था। लेकिन डीवैल्यूएशन में सेंट्रल बैंक क्या करता है, जानबूझ के डिक्रीज कर देता है अपनी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी को डिक्रीज कर देता है इन रिलेटिव टू द करेंसीज ऑफ अदर करेंसीज अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जो ओके, सो नाउ वी आर नॉट फॉलोइंग द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़नी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है डीवैल्यूएशन की, जो आपके सिलेबस में है। तो डीवैल्यूएशन सिंपली क्या होता है, जब आरबीआई जानबूझ के अपनी क्या करता है करेंसी नीचे गिरा देता है ताकि क्या हो जाए, मतलब हमारी करेंसी चीपर हो जाए, और जब चीप होगी तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने की क्या है टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो ये क्यों किया जाता है, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है क्यों किया जाता है। तो इसको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि हमारी चीज़ें रिलेटिवली चीपर हो जाएंगी, है ना, राइट। क्लियर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा बैलेंस हो सकता है या सुधर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है इसकी, और कुछ नहीं पढ़ना। देन है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्या आता है, जब आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जानबूझ के अपनी जो करेंसी है स्ट्रॉन्ग कर देता है। मान लीजिए $1 की वैल्यू चल रही है 50 चल रही है, ठीक है, ₹50 चल रही है, लेकिन आरबीआई बोलेगा नहीं हम इसको 45 कर देते हैं। अपनी करेंसी को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर। दो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग 50 होनी चाहिए, लेकिन आरबीआई ने क्या किया, इंटरफेयर करके, बेसिकली इंटरवीन करके इसको 45 कर दिया। तो हमारी क्या है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन मतलब हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर हो गया, सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉल्ड द रिवैल्यूएशन। ठीक है, बस आपको डेफिनेशन ही पढ़नी है, दैट्स इट। ओके, और बाकी इसका कुछ नहीं पढ़ना। तो अगला जो टॉपिक है हमारी दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, वो पढ़ेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वो कैसे सेट होती है, देखिए एक्सचेंज रेट क्या होता है, मान लीजिए कि जो है आपका $1 आपके किसके बराबर है, रुपीस आपके 75 के बराबर है मान लीजिए। तो ये बेसिकली सेट कैसे होता है, आपको कैसे पता लगता है कि जो $1 है वो 75 रुपीज़ के बराबर है, या कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं एक्सचेंज रेट मार्केट में जो कि काम करती हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि ये फ्री मार्केट कहने का यहाँ पर मतलब है कि आपकी जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यहाँ पे फॉलो होने वाली है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का कहने का मतलब है कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो रोज चेंज होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आज पर्टिकुलर डे में $1 इक्वल टू ₹75 है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल ये आपका बढ़ जाए, मतलब आपका जो बेसिकली जो डॉलर है वो महंगा पड़े, है ना, डॉलर महंगा हो जाए तो $1 फिर आपका 80 रुपीज़ में आ जाएगा। मतलब आपको $1 खरीदने के लिए 80 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे, और प्रीवियस डे में आपको सिर्फ 75 रुपीज़ खर्चने पड़ रहे। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे क्या हुआ, आपकी करेंसी जो है डेप्रीशिएट हो गई, और जो आपकी डॉलर्स है बेसिकली वो क्या हो गए, एप्रिशिएट हो गए। ठीक है, आपके डॉलर्स महंगे हो गए। ठीक है, ओके, एंड आपकी जो बेसिकली करेंसी है अगेंस्ट द डॉलर दैट इज डेप्रिशिएटेड, यहाँ आपकी
आप कह सकते हो जो कि कम हो गई। फाइन, ऐसे ही हमारी करेंसी स्ट्रांग भी हो सकती है। मान लीजिए $1 आपको ₹60 में मिल रहा था, लेकिन अब क्या है, आपको $1 आपको ₹50 का मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुई, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, है ना। पहले आपको $1 के लिए ₹60 खर्च करने पड़ रहे थे, और लेकिन दूसरी कंडीशन में आपको $1 के लिए सिर्फ यहाँ पे ₹50 खर्च करने पड़ रहे हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अपने जो एप्रिसिएशन ऑफ अ इंडियन करेंसी, ओके, या डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, डॉलर वीक हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। या आप कह सकते हो उल्टा, यहाँ पे हमारा रुपीस क्या हुआ, वीक हुआ है, यहाँ पे हमारा रुपीस स्ट्रांग हुआ है। तो एक करेंसी जो अगर मान लीजिए डेप्रिशिएट करी तो दूसरी ऑब्वियसली बात है वो अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, अब आ जाइए मेन क्वेश्चन में। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा कैसे 6 मार्क्स का, देखिए क्वेश्चन आएगा आपका कि डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहने का मतलब है कि आपकी एक्सचेंज रेट चेंज होगी, है ना। आज दूसरी है, कल दूसरी होगी, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट सेट होगा। अगर एक फिक्स होती तो इक्विलिब्रियम का यहाँ पर कुछ कहने का मतलब ही नहीं होता, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो इक्विलिब्रियम हमारा कब, जब भी बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम की यहाँ पे, या आप कह सकते हो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने की बात आएगी, तो ऑब्वियसली वो एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही होगा। ठीक है, तो अब इसके रूल्स क्या है, बेसिकली देखिए कोई रूल नहीं है, इसके दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है डिमांड फोर्स, एक होती है सप्लाई फोर्स। आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी मार्केट जो है वो डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स की वजह से काम करता है। तो ये भी एक तरह का मार्केट है ना। एक्सचेंज रेट एक तरह का एक्सचेंज रेट मार्केट भी होता है। तो इसमें भी आपको क्या है, दो फोर्सेस देखने को मिलेंगी, एक होगी डिमांड फोर्स और दूसरी होगी सप्लाई फोर्स। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कहने का क्या मतलब है, किसकी डिमांड किसकी सप्लाई। देखिए यहाँ पे डिमांड कहने का मतलब है डॉलर्स की डिमांड। देखिए जब भी आपकी बात आएगी यहाँ पे डिमांड की, मतलब डॉलर्स की डिमांड यहाँ पे, और जब भी सप्लाई की बात आएगी तो ये भी सप्लाई क्या है, डॉलर्स की है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ओके। Under the flexible exchange rate, the equilibrium rate of exchange is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange। तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, मोस्टली जो पूरे वर्ल्ड में फॉरेन एक्सचेंज कौन सा फेमस है, दैट इज डॉलर्स, है ना। यूएस डॉलर्स में ज़्यादातर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वर्ल्ड के। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज है, कहने का मतलब है आप मान लीजिए जो भी फॉरेन करेंसी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं मोस्टली यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जब बात होगी पूरी एक्सचेंज रेट की बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो जब भी डिमांड और सप्लाई आएगा तो डिमांड और सप्लाई किसकी हो रही है, बेसिकली डॉलर्स की हो रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इन अ मॉडल ऑफ टू कंट्रीज रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अमेरिकन डॉलर्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि विच इज द ओनली फॉरेन करेंसी विच ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर यूजिंग फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि भैया जो आपका एक्सचेंज रेट है वो दो फोर्सेस पे डिपेंड करता है, एक तो डिमांड पे और एक आपकी सप्लाई के। ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेसिकली आप डिमांड डॉलर्स की करोगे क्यों, क्यों आपको जरूरत पड़ेगी, या क्यों बेसिकली कोई भी कंट्री डिमांड करती है डॉलर्स की। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, जब किसी कंट्री को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ना। मान लीजिए ये कंट्री इंडिया है, ठीक है, इंडिया को चाहिए यूएस से कुछ सामान, इंडिया को चाहिए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान, इंडिया को चाहिए मान लीजिए सिंगापुर से कोई सामान। तो इंडिया क्या करेगी, इनको यूएस डॉलर्स में पे करेगी, तभी इंडिया को क्या है, इंडिया क्या करेगी, तभी इंडिया को जरूरत पड़ेगी। या दूसरे वर्ड्स में इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं कि इंडिया में क्या आएगी, डिमांड आएगी किसकी, यूएस डॉलर की, या कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री अराइजेस बिकॉज द इंपोर्टर इन दिस कंट्री हैज टू एक्वायर द फॉरेन एक्सचेंज विद विच टू बाय द फॉरेन गुड्स। बेसिकली कोई भी कंट्री को अगर कोई भी फॉरेन गुड्स खरीदने पड़ते हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो बेसिकली उसे क्या चाहिए, हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यहाँ कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे हमारी क्रिएट हो जाएगी, डिमांड क्रिएट हो जाएगी हमारी मार्केट में डॉलर्स की। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस। इन्होंने एक एग्जांपल से भी समझा रखा है। ठीक है, मान लीजिए कि डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस इन ऑर्डर टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट्स टू परचेज द फाइनेंशियल एसेट्स टू अब्रॉड टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। तो मान लीजिए आपको गिफ्ट किसी को भेजना है, किसी को आपको फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने हैं फॉरेन कंट्री के, या बेसिकली आपको फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन सारे पर्पसेस के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, डॉलर्स चाहिए, या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं आप डिमांड करेंगे किसकी भैया, यूएस डॉलर्स की। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, क्लियर। चलिए इन्होंने एक एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द यूएस डॉलर्स इन द टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस इज हाई। मान लीजिए कि $1
₹60 के बराबर है, ठीक है, अभी उससे हाई चल रहा है, लेकिन अभी मान लेते हैं आपकी बुक में एक हिपोथेटिकल एग्जांपल दे रखा है कि $1 हमारा क्या है, ₹60 के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो अगर तो ये आपका महंगा है, मान लीजिए इसका प्राइस अगर हाई है मार्केट में, मतलब ये $60 आपका मान लीजिए कि महंगा है, आपको डॉलर महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है इसकी डिमांड कम करेंगे। मतलब अगर आपको कोई चीज़ महंगी पड़ रही है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि $1 के बजाय अगर मैं ₹60 दे रहा हूँ तो वो महंगे हैं, तो आप क्या करोगे, फिर डॉलर को कम डिमांड करोगे। और वहीं डॉलर जब $1 आपका ₹50 में आया है ना, तो आपको लगा अरे यार अब तो ये सस्ता हो गया, ₹10 सस्ता हो गया, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा डिमांड करने लग जाओगे इसकी। तो बेसिकली वही सिंपल रूल ऑफ डिमांड आपका, लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो होता है। अगर ये डॉलर सस्ता होगा, मान लीजिए यहाँ डॉलर का प्राइस है, ठीक है, डॉलर का यहाँ प्राइस है और डॉलर की ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। अगर डॉलर का प्राइस महंगा है, मतलब डॉलर महंगा होता है, तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और अगर उसका प्राइस कम होता है, मतलब डॉलर हमें सस्ते में मिलते हैं, तो उसकी डिमांड ऊपर चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ दो केसेस की बात करूँ कि जब $1 आपका ₹60 के बराबर है और $1 आपका ₹50 के बराबर है, तो कौन से केसेस में आप बेसिकली ज़्यादा डिमांड करेंगे, ऑब्वियसली बात है दूसरे केस में आप क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे यूएस डॉलर्स की। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपको डिमांड ऑफ द डॉलर्स में क्या याद रखना है, डिमांड ऑफ द डॉलर्स में याद रखना है कि सबसे पहले क्यों डिमांड होती है। देखिए सबसे पहले इसलिए डिमांड होती है क्योंकि हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी है। दूसरी बात है जो डिमांड कर्व है इसका, ठीक है, या डिमांड किस पे अफेक्ट करेगी, वो डिपेंड करेगी एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट अगर ऊपर ऊपर चल रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और एक्सचेंज रेट वहीं अगर कम है तो उसकी एक्सचेंज रेट का प्राइस, मतलब एक्सचेंज रेट आपको यहाँ डॉलर सस्ते में पड़ रहे हैं तो उसको आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपको कोई डॉलर सस्ते में मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे फॉरेन मार्केट से, और वहीं अगर आप डॉलर्स बहुत महंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, आप कम शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक आई होप दिस पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ओके, हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब सप्लाई हमें कब मिलेगी, मतलब यहाँ पे सप्लाई कहने का मतलब है कि इंडिया में हमारा क्या है, यूएस डॉलर चलता हुआ आ रहा है, मतलब फॉरेन जो एक्सचेंज है बेसिकली यूएस डॉलर्स है वो इंडिया में आ रहा है या इंडिया में सप्लाई हो रहा है। तो वो किस केस में होगा, ऑब्वियसली बात है जब इंडिया से कुछ गुड्स या सर्विसेज बाहर की कंट्रीज में बेचे जाएंगे। अब मान लीजिए कि इंडिया है और जापान का ट्रेड हो रहा है ना, इंडिया ने गुड्स भेजे जापान को, तो जापान वापस में रिवर्स में क्या भेजेगा, डॉलर्स भेजेगा। तो हम इंडिया वाले क्या कहेंगे कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर्स हमारी कंट्री में बेसिकली हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्रीज में, तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा यूएस डॉलर हमारी कंट्री में आते हुए देखने को मिलता है, या ज़्यादा हमारा यूएस डॉलर हमारी कंट्री में आता है बेसिकली। तो जब भी आप यहाँ देखेंगे जब सप्लाई की बात आएगी, मतलब हमारी कंट्री में आ रहा है, सप्लाई हो रही है, जब सप्लाई हो रही है वो कब होगी, जब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। देखिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लीजिए आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, मतलब आपकी करेंसी वीक हो जाती है। पहले क्या हुआ था कि $1 में आपको क्या मिल रहा था, $1 वॉज इक्वल टू ₹50। मतलब मान लीजिए कोई अगर फॉरेन से बंदा $1 लेके आता था तो वो ₹50 का सामान खरीद लेता था, लेकिन हमारी करेंसी अब वीक हो गई, मतलब अब $1 में वो ₹60 का सामान ले सकता है। तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा सामान खरीद लेगा यहाँ से, इससे क्या हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से हमारी जो जब भी हमारी करेंसी वीक होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारी जब करेंसी वीक होती है तो हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर महंगी पड़ेगी वही चीज़, है ना, वही चीज़ महंगी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या, इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब उनको बेसिकली क्या है, उनको चीज़ सस्ती पड़ रही है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे हमसे, और वो ज़्यादा खरीदेंगे तो बेसिकली आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो जब भी हमारी करेंसी वीक होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, और जब भी हमारी करेंसी वीक होती है तो एट द सेम टाइम हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है। ओके, मेरी बात समझ में आई कि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, एट द सेम टाइम हमारे जो है इंपोर्ट है वो कम हो जाते हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। चलिए अब बात करते हैं हम एक डायग्राम की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर आपका एक क्वेश्चन आता है एक्सचेंज रेट या हाउ द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इन द मार्केट बेसिकली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिमांड फॉर द डॉलर्स लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है कि क्यों होती है डिमांड, ड्यू टू द सिंपल सी बात है, ड्यू टू द डिमांड इज क्रिएटेड ड्यू टू द imports when we are importing the goods and services from the other countries, basically we need the foreign exchange, ठीक है, so to buy that goods and services, so hence the demand for the basically foreign exchange is arise।
और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप सप्लाई, है ना। दूसरी बात है सप्लाई की। सप्लाई कब होती है? जब हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। इस कंट्री इस केस में क्या होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे तो डिमांड फॉर द डॉलर्स आ जाएगी। और जहाँ पे जब हम सप्लाई करेंगे, मतलब सब यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की या यूएस डॉलर की। जहाँ पे जब मैं फॉरेन एक्सचेंज बोलता हूँ तो आपको ध्यान में रखना है दैट इज द यूएस डॉलर्स। अब बात आती है कि देखिए इक्विलिब्रियम कैसे सेट होता है। अब आपको पता है कि कोई भी डिमांड जो है वो क्या करती है, हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। देखिए यहाँ डिमांड का हमारा क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जब हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यह कहने का क्या मतलब है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि मान लीजिए पहले रेट ऑफ एक्सचेंज, ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज R2 था, ठीक है, तो इसकी जो डिमांड है वो इतनी हो रही थी। अब अगर आपकी डॉलर सस्ते हो जाएंगे, देखिए डॉलर सस्ते R1 पे आ गए, तो आपकी डिमांड बढ़ा देंगे, आप इसको ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो यहाँ कहने का तभी आपका क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब आपका जब डॉलर है, जो ये डॉलर का जो प्राइस है, अगर वो महंगा होगा तो डिमांड कम रहेगी उसकी, ठीक है। और बेसिकली अगर उसका प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो इसका जो हर समय जो कर्व है आपका इन्वर्स वेरिएशन का, वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब वहीं बात करें हम सप्लाई की, ठीक है, वहीं बात करें हम सप्लाई की। सप्लाई क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब पहले मान लीजिए ये रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, तो इतनी डिमांड और इतनी आपकी सप्लाई हो रही थी, सॉरी इतनी सप्लाई हो रही थी। अब क्या हुआ, रेट ऑफ एक्सचेंज महंगा हो गया, मतलब डॉलर्स, बेसिकली डॉलर्स क्या है, डॉलर्स के रेट बढ़ गए। तो इस डॉलर्स पे बढ़े हुए रेट पे हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए उससे हमें क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई होगी, ऑब्वियसली बात है डॉलर की, ठीक है। तो जो सप्लाई कर्व है वो हर समय ऊपर की तरफ जाती है, और डिमांड कर्व है वो हर समय नीचे की तरफ जाती है, जो कि आपको पता है रूल ऑफ दैट इज अ लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दैट फॉलोस इन द सेम वे इन द एक्सचेंज रेट मार्केट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ आपकी, देखिए ये है आपकी एक्स एक्सिस में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर्स, और हमारा ये क्या है, एक्सचेंज रेट। यहाँ एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब ये डॉलर्स की बात हो रही है ना, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, है ना। कि मान लीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम रेट कैसे सेट होता है, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो E0 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब जितना हम डिमांड करना चाह रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है बेसिकली मार्केट में। मतलब जितना हमें चाहिए उतना हमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमें डॉलर्स मिल जा रहे हैं, और तभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपकी जो इक्विलिब्रियम रेट है और क्वांटिटी यहाँ पे सेट हो गई है। अब देखिए हुआ क्या, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई मार्केट में कि मान लीजिए कोई रीजन की वजह से जो एक्सचेंज रेट महंगा हो गया, है ना, डॉलर्स महंगे हो गए। देखिए ऊपर चला गया, ऊपर जाने का मतलब है यहाँ पे डॉलर महंगे हो गए। कि मान लीजिए पहले इस कंडीशन में $1 जो आपको ₹50 का पड़ रहा था, है ना, अब ये R2 कहने का मतलब है, ये R1 था। R2 कहने का मतलब है अब $1 आपको कितने पे करने पड़ेंगे आपको, अब आप 70 रुपये पे करने पड़ेंगे, ₹20 महंगा हो गया। तो जो है एक्सचेंज रेट आपकी ऊपर चली गई। अब जब एक्सचेंज रेट ऊपर चलेगी तो इस कंडीशन में, अब देखिए इस कंडीशन में क्या ट्रेड पॉसिबल होगा, होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ डिमांड तो लोग कम करेंगे, और जो सप्लाई होगी यहाँ पर एक्सपोर्टर चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दें, क्योंकि डॉलर अभी उनको हाई प्राइस मिलेगा तो ज़्यादा कमाई होगी। लेकिन यहाँ के जो इंपोर्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बात है, देखो डिमांड यहाँ आएगी, अगर नीचे आप देखेंगे इंटरसेक्ट से लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये हमारी डिमांड रहेगी, यहाँ सप्लाई रहेगी, तो यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा, इस रेट पे क्या होगा कि आपकी सप्लाई तो ज़्यादा रहने के चांसेस है, लेकिन डिमांड कम होगी, ठीक है। अब कोई भी चीज़ ऑब्वियसली बात है, डिमांड कम होगी उसकी, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, इसे अपने आप ही रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे चली जाएगी, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। जब कोई डिमांड ही नहीं करेगा मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है उसका रेट कम होगा। अच्छा, रेट कब तक कम होगा, रेट तब तक कम होगा जब तक ये वापस R0 पे नहीं चले जाएगा, और आपका रेट ऑफ एक्सचेंज E0 यहाँ पे सेट नहीं हो जाता, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। ओके, फिर से बता रहा हूँ कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज था, मतलब जहाँ पे जितनी डिमांड थी उतनी वो सप्लाई के बराबर थी, मतलब जितना लोग डिमांड कर रहे थे उतनी सप्लाई हो जा रही थी। अब हुआ क्या, कोई रीजंस की वजह से क्या हुआ, आपकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है महंगी हो गई, मतलब डॉलर महंगे होंगे। अब इस कंडीशन में देखिए ये तो आपकी डिमांड रहेगी, सप्लाई रहेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, गैप रहेगा, ठीक है। कायदे से गैप नहीं होना चाहिए, इंटर बराबर होने चाहिए आपके, ठीक है। अब बराबर होने का एक ही रीज़न हो सकता है, देखिए ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही बराबर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑब्वियसली बात है, देखिए कोई भी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं तो उसकी डिमांड फॉल हो जाती है, तो डिमांड फॉल हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है जो डिमांड फोर्स है वो क्या करेगी, अपनी जो है नीचे पुल करेगी उसे, है ना, प्राइस को नीचे पुल करेगी, और यहाँ पे वापस हम R2 से R0 में आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन की जब हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज सस्ती हो जाती है,
रेट ऑफ एक्सचेंज सस्ती होने का मतलब है जब $1 मान लीजिए पहले कितना था, 60 का था, अब $1 आपका कितना हो गया, 50 का हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो है डॉलर हमें सस्ते मिल रहे हैं, अब डॉलर सस्ता पड़ रहा है तो डॉलर नीचे चला गया, देखो R1 चला, R1 पे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डिमांड हम बहुत करने लग जाएंगे मार्केट में, है ना। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, जब एक्सचेंज रेट सस्ती हो जाएगी तो आप बहुत खरीदेंगे, है ना, डिमांड बढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जब आपका सप्लाई कम हो जाएगी, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कम सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें चीज़ क्या लगेगा, प्राइस नहीं मिल रहा हमें, है ना। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। ओके, R1 एट द रेट ऑफ, जो भी R1 होगी एक्सचेंज रेट, मतलब ये जो है, जो सस्ती हो गया है, डॉलर सस्ता हो गया है, उस पर डिमांड तो हाई रहेगी, लेकिन क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली पता है मार्केट की पोजीशन, मान लीजिए अब किसी की चीज़ की डिमांड हाई हो रही, अब एक कुछ टाइम बाद ऐसी स्थिति आएगी, डिमांड और मान लीजिए बढ़ जाती है ना, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ वापस महंगी हो जाएगी और आपकी रेट ऑफ एक्सचेंज बराबर इसी पे सेट हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली बात है कि इस पे डिमांड हाई है, अब मान लीजिए सप्लाई इतनी ही हो रही है बस, और डिमांड ज़्यादा है। अब आप मान लीजिए जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है उसको वो चीज़ महंगी होने लग जाएगी। और वो चीज़ें कब तक महंगी होंगी, जब तक हम E0 पे वापस बैठ नहीं जाते या E0 पे वापस आ नहीं जाते। और इस पे कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, R0 सेट हो जाएगी और हमारी क्वांटिटी डिमांड सप्लाई क्यू पे सेट हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसे हम ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, कि ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है मार्केट में जब आपकी एक्सचेंज रेट महंगी हो जाती है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी सप्लाई से, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो है प्राइस अपने आप नीचे नीचे धीरे धीरे फॉल होने लग जाएगा, ठीक है। जब फॉल होगा तो किस पे आके सेट हो जाएगा, E0 पे सेट हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए जब आपके डॉलर सस्ता हो जाता है ना, जब डॉलर सस्ता होगा तो यहाँ पे डिमांड तो ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। अब जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ आपको क्या है, फिर महंगी पड़, धीरे धीरे कुछ टाइम आएगा आपको चीज़ वो, फिर वो अपने आप ही उसका प्राइस बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ कम हो जाएगी और उसका प्राइस वापस बढ़ जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक हम E0 पे सेट नहीं हो जाते। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो इसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे ना, ये पूरा यही बकवास लिखी है, मैं नॉट सॉरी बकवास नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि मेरा मतलब ये यही सेम चीज़ पूरी लिखी है जो मैंने समझा दी है। तो अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, इस डायग्राम बनाने के बाद बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक लिखना एट R0, है ना, एट R0 जहाँ पे क्या है, हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जा रही है, ठीक है। और दूसरी है आपकी एट R1, ठीक है, जहाँ पर क्या है, देखिए R1 पे क्या हो रहा है, आपकी क्या है कि डॉलर सस्ते हो रहे हैं, है ना, डॉलर सस्ते होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे वो फिर से महंगा हो जाएगा और वापस आके R0 पे आ जाएगा और इस पर हमारा इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डिमांड ज़्यादा होगी, देखिए इस पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और तीसरा पॉइंट हमारा जो सबसे ऊपर वाला दैट R2, ठीक है, R2 पे क्या है, हमारी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। जब सप्लाई ज़्यादा होगी मतलब मार्केट में डॉलर्स ही डॉलर्स हो गया, है ना, जब सब डॉलर्स डॉलर हो गया तो उसकी वैल्यू घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो उससे क्या होगा, वापस हमारा क्या होगा, प्राइस नीचे सेट हो जाएगा और हम E0 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस करने के बाद आपको 3 ये चीज़ें लिखनी है, वो अपने अपने आप लिख सकते हैं। और बेसिकली ये डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा और ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब दूसरी एक कंडीशन ये आती है, अब इसमें 2 डायग्राम है। तो एक्सचेंज रेट में हमारे बेसिकली 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो बेसिकली क्या है, जब हमारी क्या क्या करती है, हमारी डिमांड सप्लाई तो वही रहती है, हमारी जो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होती है। अब इसमें क्या होगा, हमारी चेंज होगी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे पहले इस फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा एक ही इक्विलिब्रियम रेट थी, है ना, E0 पे हम सेट हो जा रहे थे वापस आगे। लेकिन इस केस में क्या है आपका, इस केस में उल्टा है, इस केस में क्या है, आपकी न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मिलेगी। अच्छा, ये तब होता है जब आपकी बेसिकली डिमांड और सप्लाई जो कर्व है वो क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपका इनिशियल ये D है और ये इनिशियल आपका सप्लाई कर्व है। देखिए इनिशियल आपका D है और ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है और यहाँ पे E0 अपना सेट हो रखा है ना। ये हमारी जो है डिफ़ॉल्ट कंडीशन है ना, ये डिफ़ॉल्ट हमारी जो R0 सेट हो रखा है और ये हमारी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है आपकी डॉलर्स की, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ डॉलर्स, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डॉलर्स आप लिख लीजिएगा। अब हुआ क्या, मान लीजिए कोई रीजंस की वजह से इसी रेट पे, मतलब रेट यही है, मतलब इसी रेट पे मान लीजिए $1 आपका क्या चल रहा है, 50 रुपये चल रहा है ना। ये एक सेट हो रखी है एक्सचेंज रेट। अब इस पे क्या हुआ, लोगों ने एकदम ही डिमांड बढ़ा दी, कोई रीजंस की वजह से एकदम डिमांड बढ़ा दी और डिमांड क्या हो गया, शिफ्ट हो गई, ऊपर चली गई। अब भैया यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसी एक्सचेंज रेट पे क्या हुआ, हमने डिमांड को बढ़ा दी। अब जब डिमांड बढ़ा दोगे, सप्लाई उतनी की उतनी रहेगी, सप्लाई वही है, ठीक है, डिमांड आपने इंक्रीज कर दी तो ऑब्वियसली बात है आपका जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो ऊपर सेट हो जाएगा। वो किस पे चला जाएगा, आपका R1 पे चला जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, देखिए तभी आपका न्यू एक्सचेंज रेट यहाँ पे सेट हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, न्यू एक्सचेंज रेट यहाँ पे आपका सेट हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए इनिशियल आपका डिमांड कर्व था, ये आपने इनिशियली सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ क्या देखिए, तो बेसिकली मैं आपको फिर से बता दूं आपको कि मान लीजिए कि है ना, ये आपकी इनिशियल डिमांड कर्व था, ये आपका इनिशियल सप्लाई कर्व थी, यहाँ पे हम आराम से सब कुछ सही चल रहा था, हमारा इक्विलिब्रियम भी सेट था, ये R0 भी चल रही थी, है ना, इस पे क्वांटिटी डिमांड इतनी क्वांटिटी कर रहे थे हम। लेकिन क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, डॉलर्स ऊपर चले गए। देखिए डिमांड जो है मतलब सॉरी डिमांड ऊपर, हमने डिमांड बढ़ा दी डॉलर्स की, इसी एक्सचेंज रेट पे हमने क्या है ज़्यादा ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया कोई रीजंस की वजह से। तो ऑब्वियसली बात है भैया, जब ज़्यादा खरीदोगे तो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर चला जाएगा और वो चीज़ महंगी हो जाएगी, डॉलर महंगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। मतलब बेसिकली हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं उसकी, ठीक है, इसलिए हमारी जो रेट ऑफ एक्सचेंज है और यहाँ पे हमारा जो नया पॉइंट है, देखिए यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इवन सेट हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जरूरी थोड़ी कि हम डिमांड बढ़ाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम कम भी कर दें। अब मान लीजिए ये डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा R0 यहाँ पे सेट हो रखी थी और इतनी डिमांड चल रही थी। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, डिमांड हमने क्या सोचा, नहीं नहीं हमारी कंट्री ने, अब हम डिमांड कम करेंगे, तो हमने डिमांड कम कर दी, हम नीचे आ गए। तो ऑब्वियसली बात है, हम ये सप्लाई का है और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, पहले यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे थे तो ये हमारा E0 था। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, E1 पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे शो नहीं कर रखा बेसिकली, इन दोनों इन केसेस में दोनों ने इन्हें बढ़ा के बता रखा है। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड भी बढ़ाई है, यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ाई है, ठीक है। मैंने आपको लेकिन बता दिया कि मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आपकी डिमांड कम होती है तो उसका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका नीचे सेट हो जाएगा और यहाँ R1 सेट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम पढ़ लेते हैं कि जब आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना, मान लीजिए हम सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे डिमांड हो रही थी, ये इनिशियल पॉइंट था, ये आपकी इनिशियल सप्लाई था, यहाँ पे क्या हो रही थी बेसिकली आपकी नया R0 यहाँ पे सेट हो रखा है, मतलब इनिशियल आपका जो सेट हो रखा है और यहाँ आपका इक्विलिब्रियम आप एंजॉय कर रहे हो, ये इसकी डिमांड है और सप्लाई चल रही है, डिमांड और सप्लाई है बेसिकली, क्वांटिटी इसकी बता रहा है, ठीक है। अब आपकी सप्लाई बढ़ गई, आपने क्या कर दी, सप्लाई बढ़ दी, मतलब डॉलर से डॉलर हो गया हमारा, इंडिया में डॉलर आने लग गया बहुत ज़्यादा। अब जब इंडिया में डॉलर आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई यहीं बढ़ जाए, आगे को भी बढ़ती है, राइट। अब जब या अगर आप यहाँ डिमांड कर पे देख रहे हो तो इसकी ऑब्वियसली बात है, इसकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल सी बात है कि फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि मान लीजिए इनिशियल पॉइंट था ये डिमांड का, ये आपका सप्लाई का है। यहाँ पे क्या होती, इनिशियल आपकी एक R0 रेट ऑफ एक्सचेंज सेट थी और ये इस जीरो पे हमारा ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम था और ये पॉइंट पे हमारी इतनी हमारी डिमांड हो रही थी। ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब सप्लाई बढ़ा दी, मतलब बाहर से डॉलर्स बहुत सारे आने लग गए तो सप्लाई बढ़ गई। तो ऑब्वियसली बात है जब डॉलर ही डॉलर हो गया मार्केट में तो वो क्या कर देगा, डॉलर को सस्ता कर देगा, तो हमारी जो रेट है R1 सेट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इनमें क्या कर रखा है उन्होंने, इनिशियल जो E0 से एक बार डिमांड को बढ़ा के दिखा रखा है तो हमारा यहाँ हो जाएगा, और इनिशियल से जब हमारे सप्लाई को बढ़ा दोगे तो हमारा यहाँ सेट हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये R2 आ जाएगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको इसमें 3 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर से 3 पॉइंट्स लिखने हैं एट R0, ठीक है। एट R0 क्या हमारा बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बराबर चल रहा है, लेकिन अब एट R1 क्या हुआ, है ना, एट R1 क्या हुआ कि आपकी जो E0 से हमारा E1 पहुंच गए हम, E0 से एक तो चेंज आया, E1 पहुंचे हम, है ना। इस पॉइंट पे क्या है, R1 पे क्या है, एक तो हमारे जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्या है डिमांड को जो कर्व है वो बढ़ा दिया, या इसी रेट ऑफ एक्सचेंज पे हमने क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिया। और जब डिमांड बढ़ा दी तो हमारे जब इस पॉइंट पे हमारा सप्लाई से इंटरसेक्ट हुआ तो हमारी नई एक्सचेंज रेट हो गई सेट, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया पहला पॉइंट तो सॉरी आपको ये लिखना है कि एट R0, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है एट R1, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है एट R2। मतलब ये एट R2 पे क्या हुआ कि इनिशियली ये सेट था, सब कुछ सही चल रहा था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा था, आपने इस पॉइंट से आपने सप्लाई बढ़ा दी, आप आ गए S से आ गए S1। तो ऑब्वियसली बात है, अब ये देखिए ये जो डिमांड कर्व है, अब ये डिमांड, ये इनिशियल, आपको इनिशियल डिमांड कर्व देखना है, ठीक है। इनिशियल डिमांड कर्व देखिए, इनिशियल डिमांड कर्व पे जो नया सप्लाई कर्व है वो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, नया R2 पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर दिस विद दिस। तो बेसिकली इन दोनों डायग्राम में आपको लिखना है कैसे है। सबसे पहले अगर आपका 6 मार्क्स आएगा कि भैया डेटरमाइन बताओ कि कैसे एक्सचेंज रेट सेट होती है, तो इसमें आपको 2 डायग्राम कवर करने हैं। एक तो ये वाला डायग्राम जिसमें आपकी डिमांड और सप्लाई है यहाँ पे वो रहेगी, सेम रहेगी, मतलब आपका डिमांड सप्लाई कर्व एक ही होगा। और दूसरे में आपका क्या है, बेसिकली ये आपका जो डिमांड है, जो ये जो सप्लाई कर्व है, एक बार क्या होगा आपका ऊपर, ये डिमांड ऊपर चला जाएगा और एक बार सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, है ना। ये बेसिकली ये डायग्राम की बात कर रहे हैं हम। तो आपको ये दोनों डायग्राम बताने हैं और दोनों डायग्राम में 3 ही 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। इसमें क्या पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, यही एट R0, ठीक है, एट R1, एट R2, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। और उसी सेम चीज़ इसमें भी आपको बतानी है,
ठीक है, इसमें क्या करना है, एट R0, ऐसे एट R1, एट R2। अब जो जो चीज़ें हुई होंगी आप लिखना एट R0, हेयर द डिमांड एंड सप्लाई वॉज इक्वल एट E0, सो द E0 वॉज एक्विलिब्रियम पॉइंट एंड Q1 वॉज द अमाउंट ऑफ डॉलर्स डिमांडेड एंड सप्लाइड इन द इकॉनमी। अब हुआ क्या कि व्हेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम इस पॉइंट से जब हम क्या करेंगे, ऊपर डिमांड करेंगे, है ना, डॉलर्स की, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ महंगी हो जाएगी, और जहाँ पे वो इनिशियल सप्लाई को इंटरसेक्ट करेगा E1 पे, वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज नई सेट हो जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, और इसकी जो डिमांड, जो नई आपकी जो क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई है वो Q2 पे सेट हो जाएगी। अब ठीक है, अब दूसरी बात है हमारी क्या हुआ, भैया जब हम R2 पे आए, R2 पे क्या हुआ, हमें इनिशियल ये पॉइंट था, इनिशियल ये R0 चल रही थी और ये सप्लाई हो रही थी, लेकिन हमने इस पॉइंट पे बेसिकली हमने क्या कर दी, जो है सप्लाई बढ़ा दी। सप्लाई बढ़ा दी मतलब कहने का मतलब है हमने ज़्यादा, मतलब डॉलर्स आने लग गया हमारे इंडिया में। अब ज़्यादा डॉलर्स आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो सस्ता हो जाएगा, और सस्ता हमें कैसे पता लगेगा, कहाँ पे रेट सेट होगी आपकी, ये जो पॉइंट है, जो इनिशियल आपका डिमांड कर्व है, तो इनिशियल डिमांड कर्व आपका ये पॉइंट है, तो E2 पे यहाँ पे सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये हमारी क्वांटिटी 3 आपकी सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको बेसिकली दोनों डायग्राम में तीन चीज़ें, तीनों एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन करना है, अब जिसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 6 मार्क्स क्वेश्चन, एंड आई होप यू कैन मेक दिस नोट्स योर सेल्फ। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लिखना डिमांड, अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले लिखना डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज क्यों होता है, 3 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर देना, ड्यू टू द आपका इम्पोर्ट्स। ठीक है, जब आप बाहर की चीज़ें खरीदते हो, बाहर से गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो, तो हमारी डिमांड जनरेट होती है, और जब भी हमारा क्या होगा, रेट ऑफ, हमें डॉलर सस्ते मिलेंगे या रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगी, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, बेसिकली डिमांड ज़्यादा रहेगी, और जब हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज हाई होगी तो हमारी डिमांड कम रहेगी। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड आप इस सेंस में, एक्सचेंज रेट के सेंस में लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में लिखना है कि भाई सप्लाई किस केस में होगी, एक्सपोर्ट के केस में होगी। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, हमारा डॉलर्स हमारे हमारे कंट्री में आएगा। ठीक है, तो जब हमारी करेंसी मतलब हमारी करेंसी बेसिकली सस्ती होगी, मतलब हम, तो ऑब्वियसली बात है लोग ज़्यादा खरीदेंगे हमसे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिकली ये 2 डायग्राम बनाने हैं, 2 डायग्राम ये एक्सप्लेन करें, इन 2 डायग्राम में भी ये सब पेंसिल से बना के, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस शो करके आपको 3 पॉइंट बताने हैं, एट R0, एट आपका R1, एट R2। ठीक है, और इसमें भी आपको बेसिकली ये चीज़ बताना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले डायग्राम में आपका बेसिकली ये चेंज हो ही नहीं रहा था, है ना, इसी पे वापस सेट हो जा रही थी, और इसमें क्या है, लेकिन आपके नए पॉइंट्स आपको E1 और E2 देखने को मिल रही हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।